बोले तुम बदमाश हो। मैंने कहा जो कुछ भी हूँ आपके पास से हूँ। और संसार की श्रेष्ठ कविताएं कवियों ने अपनी युवावस्था में ही लिखी। जैसे प्रसाद जी ने कहा, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर, मैंने उनको देखा है, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे हाथ भी मिलाया है। देखा मैंने सिगड़े लगे हुए पैंट पहनना, सीढ़ी लगी हुई वो शर्ट पहनना, कैसा वाइस चांसलर है। हरि सिंह गौर का वो चित्र, दिस इज नॉट माई ओल्डर वन। उन्हीं को लगा कि मैं जो दान दे रहा हूँ सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, अगर एक पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा। हमारे घर में बेरी का एक पेड़ है, हम चाहते हैं कि लोग माने कि वो बेरी का नहीं, वो आम का पेड़ है। और आम भी कौन सा, एल्फेंजो। मैं वीरेंद्र प्रधान। हिंदी में संस्मरण विधा के पुरोधा प्रोफेसर कांति कुमार जी जैन से आज एक बातचीत, जो कुछ सवाल उनसे मैंने पूछे। जाने माने संस्मरणकार प्रोफेसर कांति कुमार जैन जी का जन्म 9 सितंबर 1932 को देवरी जिला सागर में हुआ था और 1992 में सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद के रूप से आप सेवानिवृत्त हुए। 90 की वय को छू लेने के लिए तत्पर प्रोफेसर कांति कुमार जैन आज भी लेखन में लगातार सक्रिय हैं और आपके लेखन में विविधता व सागर जैसी गंभीरता है। हिंदी में संस्मरण विधा को सम्मान सहित स्थापित करने वाले प्रोफेसर कांति कुमार जी ने लघु कथा, आलोचना, यात्रा वृतांत, कविता इत्यादि लगभग सभी विधाओं में लिखा है। ईमानदार लेखन के प्रतीक प्रोफेसर कांति कुमार जैन की विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें बैकुंठपुर में बचपन, महागुरु मुक्ति बोध, जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर, छत्तीसगढ़ी बोली, व्याकरण और कोश, लौट कर आना नहीं होगा, सैयद अमीर अली मीर, 21वीं सदी की हिंदी आदि प्रमुख हैं। सन 2013 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के भभूति अलंकरण एवं लहक पत्रिका के लहक सम्मान से विभूषित रचनाकार प्रोफेसर कांति कुमार जैन प्रधाननामा की पेशकश साहित्य सागर में आज हमसे रूबरू हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं कवि श्री वीरेंद्र प्रधान। संस्मरण विधा एक हिस्टोरिकल अकाउंट या बायोग्राफी नहीं है, तो ऐसी क्या बात है जो संस्मरण को इनसे भिन्न बनाती है। हिंदी में संस्मरण या तो चरित्र प्रमाण पत्र माने जाते थे या शोक सभा में पढ़ी गई श्रद्धांजलि। जीवन की वास्तविकताओं से इसका कोई संबंध नहीं था। जब मैंने संस्मरण लिखने प्रारंभ किए तो पाया हिंदी के संस्मरणों में छिपाया बहुत गया है, खुलकर बातें बहुत कम की गई हैं। अर्जुन को चिड़िया की केवल आँख दिखाई दी थी। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं भी सामने के पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की केवल आँख देखूं, तो मुझे केवल आँख दिखाई दी, चिड़िया की चोंच भी दिखाई दी, उसके पंख भी दिखाई दिए, और तो और उस पेड़ पर जो घोंसले बने हुए हैं कौवे के, या जो गिलहरियाँ फुदक रही हैं, या जो पत्ते सूख गए हैं, या जो दीमक लग गई है, वो भी दिखाई दी।
तो ये तो सच है कि संस्मरण गजेटियर नहीं है, तो बायोग्राफिकल नोट भी नहीं है। संस्मरण एक आत्मकथात्मक विधा है। उसमें संस्मृत का और संस्मरणकार का इंटरेक्शन होता है। मैंने आदमी को जिस रूप में देखा, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी, उनसे मैंने गुरेज नहीं किया, परहेज नहीं किया। उसको ज्यों का त्यों बिना लाग लपेट के, बिना राग द्वेष के प्रस्तुत किया। एक तरह से संस्मरण मेरे लिए एमनेसिया का प्रतिकार करने की विधा है। वाजपेयी जी मेरे गुरु थे, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, बहुत अच्छे अध्यापक, बड़े छात्र वत्सल, कि मैंने देखा जब भी मौका आता उनके घुटने पेड़ की तरफ मुड़ जाते। हिंदी विभाग में जब मैं प्रोफेसर होकर के आया तो विभाग के चपरासी मानसा गांव की प्रतिक्रिया थी, चपरासी पहली बार कोई गैर ब्राह्मण हिंदी विभाग में अध्यक्ष हो गया है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये जो भाई भतीजावाद है, इसका मैं प्रतिकार करना चाहता था। मैंने देखा कि मुझसे पहले जो अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के, वो 16 अगस्त को घोषित कर दिया करते थे कि इस साल फला 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 टॉप करेगा। और टॉप करने वालों में एक खास जात के विद्यार्थी हुआ करते थे। मैंने वो रोक किया, मैंने कहा नहीं। बोले वाह, हम यहाँ हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हमारा विद्यार्थी टॉप क्यों नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, कॉलेज दमोह में भी हैं, खंडवा में भी हैं, नरसिंहपुर में भी हैं, वहाँ के विद्यार्थी मेधावी हैं, उनका क्या होगा। बोली जी वो यहाँ आए, वाजपेयी जी मुझको बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। उन्होंने मुझको जो प्रमाण पत्र दिया था जाते हुए 56 में, उसमें लिखा था He thus far the best student who had come to this young university। पर जब नियुक्ति का सवाल आया तो मेरे लिए कोई स्थान नहीं था वहाँ। मुझे लगा कि इसका प्रतिकार करना चाहिए, और प्रतिकार करने के लिए मुझे संस्मरण सर्वाधिक उपयुक्त विधा लगी। ये हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएटिव नहीं होती। ये बायोग्राफिकल अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि उसमें रचनात्मकता की बहुत कम गुंजाइश होती है। हुआ ये कि द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारे जीवन मूल इतने परिवर्तित हो गए कि केवल कथा में या कहानी में या उपन्यास में या नाटक में उन सबको संजो पाना संभव नहीं हो गया। संस्कृत का शब्द है गल्प। गल्प से पंजाबी में गल बना और हिंदी में गप बना।
गल्य जो है बातचीत, वो नाटक का केंद्रीय तत्व है, और गप जो है वो कहानी या उपन्यास का केंद्रीय तत्व है। ये फिक्शन है, ये नाटक, कहानी और उपन्यास। मैंने सोचा कि फिक्शन नहीं, फैक्शन को, फैक्ट को आधार बनाना चाहिए, जो नई विधाएं विकसित हो रही हैं, जैसे संस्मरण है, यात्रा विवरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है। मैंने पहला संस्मरण लिखा डॉक्टर कमला प्रसाद के आग्रह पर, सुधा चौहान पर। अमृत राय जी की पत्नी, सुभद्रा जी की बेटी, लक्ष्मण सिंह चौहान की बेटी, बस में छपा। और कमला प्रसाद का मेरे पास पत्र आया कि आप अखिल भारतीय संस्मरणकार मान लिए गए। उसका कारण यही था कि जो नई पीढ़ी है, जो नए जमाने के लोग हैं, वो सच्चाई जानना चाहते हैं, पर्दे के पीछे क्या है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में छल का, छद्म का, पाखंड का बहुत बोलबाला हो गया है। लोग न सच बोलते हैं, न सच कहते हैं, न असत्य का प्रतिकार करते हैं। मेरी लड़ाई संस्मरणों के माध्यम से, छल से, छद्म से और पाखंड से है। आखिर क्या बात है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में इतने दिनों से हिंदी का अध्यापन हो रहा है, पर कोई एक ढंग की थीसिस उल्लेखनीय नहीं है। मुझे बताइए कोई एक ऐसी थीसिस जिस किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया हो। पेशेंट वही दोहराओ, जो गा ने कहा वही खा कह रहा है, वही गा भी कह रहा है, घा भी वही कहेगा। तो ये जो शॉर्टकट की संस्कृति है, मैंने अपने संस्मरणों के माध्यम से उसका निषेध किया है। मेरी मान्यता है कि संस्मरणों का अपने समय के मूल्यों का इतिहास होना चाहिए। रमेश कुमार मेघ ने मुझे लिखा, क्या बात है कि आपके संस्मरण इस दौर का सामाजिक इतिहास बनते जा रहे हैं। मैंने अंजल पर संस्मरण लिखा। अंजल मेरे अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें संबोधन किया, कांति। मैं नया नया नियुक्त हुआ था। मैं गया, मैंने कहा सर मैं कांति नहीं, कांति हूँ। अरे हो गया बड़े कांति, मैंने तुमको कर दिया, कांति कर दिया, जी कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ। मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा ये हिंदी के अध्यक्ष हैं, कवि हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं क्या करूं? मुझे एक उपाय सोचा। दूसरे दिन मैंने उनको अर्थशास्त्री पत्र लिखा, आदरणीय आंचल जी। घंटी बजाई, चपरासी से बुलवाया मुझको, ये क्या है? अब आचार्य नंदलाल वाजपेयी की लोग इसे माने जाते हैं, आपको मेरा नाम पता नहीं है, आप पत्र लिखते हैं। मैंने कहा नहीं सर, आपने कल कहा था कि देश से जी अच्छा होता है, कांति से कांति अच्छा होता है। मैंने भी आपको अंचल से आंचल बना दिया।
बोले तुम बदमाश हो। मैंने कहा जो कुछ भी हूँ आपके पास से हूँ। अब आंचल नहीं अंचल लिखो। मैंने कहा आप मुझे कांति लिखिए, मैं आपको अंचल लिखूंगा। तो मैंने जो मूल्यगत विकृतियां हैं समाज में जो कायदर्शता है, समाज में जो अनुपात विहीनता है, उसका प्रतिकार करने के लिए संस्मरणों को अपना माध्यम बनाया। हेमिंगवे द्वितीय महायुद्ध के समय एक पत्रकार की हैसियत से मॉस्को में तैनात थे। हेमिंगवे बहुत बड़ा लेखक है, ओल्ड मैन इन द सी का लेखक। उससे जो डिस्प्राइब भेजे उसमें अजीब साहित्यिकता हुआ करती थी। तो ये अपनी अपनी उपलब्धि होती है। एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही सरस चीज को, संवेदनायुक्त चीज को बहुत ही बोझिल, बहुत ही नीरस बना देता है। और एक होता है जो बहुत ही बोझिल और नीरस वस्तु को भी बहुत सरस बना देता है। पत्रकार को ये सुविधा नहीं होती कि अपने डिस्प्लेस को काटे, चाटे और फिर डिस्प्लेस करे। जल्दी प्रिंटर भिजवाना है, तत्काल आना है। रात को आधी रात को वो प्रिंट होना है, सवेरे बटना है। वो संवाददाता से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अज्ञेय होगा। तो साहित्यकार को सुविधा होती है कि एक बार, दो बार, चार बार कहते हैं कि ओल्ड मैन इन द सी 4 बार लिखा गया। राज यादव जो छापते थे पसंद आता कहते थे कि तो फिर लिखिए आप 2 बार, 3 बार। मैं फिर पुष्पास को से उन्होंने 4, 5 बार लिखवाया। मैं फिर पुष्पा जैसे राज यादव की देन है साहित्य को, जो जैसी भी अच्छी पूरी। तो साहित्य को दोबारा लिखने की सुविधा होती है, पत्रकारिता के डिस्पैच को दोबारा लिखने की सुविधा नहीं होती। एक बार जो कह दिया, लिख दिया, दैट इज फाइनल। जो कवि हुए हैं वो एक ही बात ही लिखते, वो लिखते हैं, काटते छांटते हैं, शब्द का चुनाव करते हैं। साहित्य की प्रकृति जो है स्थायी चुकी है, पत्रकारिता की प्रकृति जो है तात्कालिकता की है। आपके हिसाब से कविता लिखने की युवावस्था है, उपन्यास की प्रौढ़ावस्था तथा संस्मरण की वृद्धावस्था है। तो क्या युवाओं को संस्मरण नहीं लिखना चाहिए? मैंने लिखा है कि कविता युवावस्था में लिखी जानी चाहिए, और संसार की श्रेष्ठ कविताएं कवियों ने अपनी युवावस्था में ही लिखी। जूली की कली न्यायालय कविता है 18-19 साल की उम्र में लिखी। पंत की कविताएं हैं तरुण में लिखी गई। महादेवी ने निहार की कविताएं बहुत कम उम्र में लिखी। शैली और कीट्स और तमाम दुनिया भर के। तो कविता के लिए एक उच्छ्वास चाहिए, एक आवेग चाहिए, एक सांद्रता चाहिए। वो धीरे धीरे, जैसे प्रसाद जी ने कहा, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला डूबती जाती है, फूल कुम्भ ला जाते हैं। तो समझदारी आने पर
आप रामदशरथ पूजा तो लिख सकते हैं, पर जूही कली नहीं लिख सकते आप। उपन्यास अनुभवात्मक विधा है। हमारा जितना व्यापक अनुभव होगा दीन का, दुनिया का, राजनीति का, पाखंड का, छल का, समाज के अंतर विरोधों का, वो युवावस्था में नहीं आता। इसके लिए अनुभव चाहिए। शरद चंद्र हों या प्रेमचंद हों या रविन्द्रनाथ ठाकुर हों या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हों या टॉलस्टॉय हों या मैक्सिम गोर्की हों, सबके उपन्यास जो हैं वो व्यवस्था पार किए जाने पर लिखे गए। हमारे सागर के सुकुमार श्रीवास्तव बहुत अच्छे कवि, उनकी कविता में आवेग, उनकी कविता में अन्याय से लड़ने का जोश। मैं सिक्का हूँ लेकिन खोटा, मैं चाय नहीं बुलवा सकता, मैं पान नहीं खिलवा सकता, इसलिए किसी भी कुत्ते से मैं पूंछ नहीं हिलवा सकता। ये 18-20 साल का लड़का लिख रहा है ये। पर गरीबों की बस्ती, उनको उपन्यास कब लिखा गया? जब वो परिपक्व हो गए, राजनीति में विधायक बन चुके। उन्होंने हमारे राजनीतिज्ञों को देखा, उन्होंने हमारे नेताओं को देखा, कैसे छल कैसे धीरे धीरे गांधी जी के सपनों का भारत हम रोज देख रहे हैं। जो हो रहा है विधानसभा में, जो हो रहा है संसद में, बजट तो बिल तो पास हो गया, संसद फेल हो गई। दुर्भाग्य क्या हो गया है, हमारे घर में बेरी का एक पेड़ है। हम चाहते हैं कि लोग माने कि वो बेरी का नहीं, वो आम का पेड़ है। और आम भी कौन सा? एल्फेंजो। आम भी कौन सा? लंगड़ा। आम भी कौन सा? सफेदा। आम भी कौन सा? मालदा। आप नहीं मानते, हम देखते हैं आपको, आपके खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। अगर आपने देखा हो अभी 14 सितंबर का भास्कर, उसमें हिंदी विभाग का विवरण है। जो नहीं थे अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरा कहीं नाम नहीं है, जबकि मैं 10 साल तक विभाग का अध्यक्ष रहा। तो या तो तुम मेरे बेली को आम मानो और नहीं मानते हो, हम तुम्हें नहीं मानते। मेरा कहना ये है कि समय सबसे अच्छा निर्णायक है। हम और आप जो निर्णय करेंगे उस निर्णय का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए युवावस्था बीतने पर समीक्षा के रूप में या उपन्यास के रूप में हम जो कहते हैं उसका महत्व है। संस्मरण वृद्धावस्था की विधा है। मैंने मत कहा आपसे, संस्मरण में स्मरण तो है ही, उसमें मूल्यचर्या की समीक्षा भी है। आप किस नियत से कोई काम कर रहे हैं, नेता किस नियत से ऋण बांट रहा है, किस नियत से कर्ज माफ किया जा रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तो संस्मरण का एक तरह से इतिहासकार भी होता है, मूल्यों का इतिहासकार होता है। वो समाजशास्त्री भी होता है और एक तरह से नैतिकता का पहरेदार भी होता है। ये डर होना चाहिए कि मुझे कोई देख रहा है मैजिक विजनों से, अगर मैं गलत करूंगा तो मैं छोड़ा नहीं जाऊंगा।
जब तक ये भय नहीं होगा तब तक मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि मेरे संस्मरणों से कोई बहुत बड़ी क्रांति हो गई, पर एक खौफ राज यादव कहते थे, क्यों मैं कहूँ कांति कुमार जी से आपको एक संस्मरण लिख दें, तो जो आदर, जो प्रतिष्ठा, जो खौफ न्यायालय का है, न्यायाधीश का है, वही खौफ, वही सम्मान हमारे संस्मरणकार का भी होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, अभी तक किसी ने न्यायालय के न्यायों पर अंगुली नहीं उठाई, ये नहीं कहा कि गलत किया गया। जो नौकरशाही है उसको तंगली उठती है, जो कानून के निर्माता है उनको तंगली उठती है, जो कानून के रक्षक हैं उन पर भी अंगली उठती है, तो किसी ने हमारे न्यायाधीशों पर भी अंगली नहीं उठाई। संस्मरणकार वही भूमिका निभा रहा है या निभाना चाहिए जो हमारे न्यायालय के न्यायाधीश निभा रहे हैं। ये मेरी आस्था है। जब मैंने संस्मरण लिखने शुरू किए तो मेरे मन में यही था, जहाँ न्याय हो रहा है वहाँ वह नहीं होना चाहिए। मैं न्याय नहीं करूँगा, अन्याय नहीं होने दूंगा, और जहाँ जहाँ न्याय होगा उसका प्रतिकार करूँगा और उसकी कीमत भी चुकाऊँगा। जो ये नहीं कर सकता उसे संस्मरण नहीं लिखनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है, मेरे संस्मरण लिखने के बाद हिंदी क्षेत्र में संस्मरणों का एक नया युग प्रारंभ हो गया है। हर शहर में 2-4 संस्मरणकार पैदा हो गए हैं। हर साहित्यकार संस्मरण लिखना चाहता है। और जो इनकारिया ने मुझको लिखा, जब पत्रिका आती है तो सबसे पहले हम संस्मरण ढूंढते हैं, संस्मरण कहाँ इसका। तो किसी विधा को देखते देखते साहित्य की कैंडी बना देना ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा पहला संस्मरण छपा 1998 में बसदा में, और ये है 2020 सालों में। यदि मैंने संस्मरण को साहित्य की महत्वपूर्ण विधा बना दिया है, जो विधा ओबीसी थी, अगर गड़बड़ क्लास, उसको मैंने मुख्य धारा में प्रतिष्ठित कर दिया है। ये कम संतोष की बात नहीं है। जो साहित्य की परंपरा को मोड़ नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, उसमें कोई जोड़ नहीं सकता, वो साहित्य इतिहास में याद नहीं किया जाएगा। निराला अगर जीवित हैं इसलिए कि उन्होंने मुक्त छंद को प्रतिष्ठित किया, और साई अगर जीवित है इसलिए उन्होंने व्यंग को साहित्य के अंदर स्थापित कर दिया। तो जो गतिकता है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो अभी तक साहित्य में कहीं न कहीं हो, कहीं ना कहीं किसी ने बात कही है। हम इस बात को नए ढंग से, नए लहजे से कहते हैं तो हम याद किए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद खिचड़ी हो गए हैं, नहीं कहता। मैं कहता है उसके बालों में मूंग ज्यादा है, चावल कम है, कहने का ढंग है अपना। तो मैं चीजों को नए ढंग से देखता हूँ, उस ढंग से देखता हूँ जो हमारे हित में है, जो समाज में
जो गुस्सा है उस गुस्सा का तिरस्कार कर रहा है। मैंने पूछा अभी, यहाँ लैक सम्मान हुआ मेरा, लैक सम्मान हुआ कलकत्ता से और दिल्ली से और बांदा से और भोपाल से लोग आए। उसमें प्रगतिशील लोग भी थे, जन्मवादी लोग भी थे और मंचवादी लोग भी थे। मैंने पूछा कि मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, इन तीनों में क्या अंतर है? आप क्यों जन्मवादी हैं, आप क्यों प्रगतिशील हैं, आप क्यों मंचवादी हैं? मुझे समझाइए आप, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब मैंने परीक्षा ली विजय बहादुर सिंह के विद्यार्थी की एकांत श्रीवास्तव की, उन्होंने काम किया था भवानी मिश्र पर, तो उन्होंने कहा कि भवानी मिश्र जन्मवादी हैं। मैंने कहा तो गोपाल दास नीरज क्यों नहीं है? अगर जनता चली तो क्या लिखना, तो गोपाल दास नीरज जन्मवादी हैं। फिर जगनी काल हाउसर का जन्मवादी क्यों नहीं है? हमने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मुझे आज तक कोई ये नहीं समझा पाया है कि जन्मवादियों में और प्रगतिशीलों में और मंचवादियों में क्या अंतर है। अंतर है तो राजनीतिक है, तो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ऐसा अंतर बतलाइए इसको मैं स्वीकार कर सकूं, जनता स्वीकार कर सके। डॉक्टर सर हरि सिंह और सागर की सरजमी पे एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जो कि दार्शनिक, न्यायविद, साहित्यकार और पता नहीं क्या क्या एक विराट व्यक्तित्व था। और उन्होंने अपनी जीवन भर की संचित संपत्ति से सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और जहां प्रोफेसर कांति कुमार जी विद्यार्थी भी रहे, अध्यापक भी रहे, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि डॉक्टर गौर के कौन से पक्ष से ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? डॉक्टर हरि सिंह गौर, मैंने उनको देखा है, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे हाथ भी मिलाया है। जब मैं 48 दिन यहाँ विद्यार्थी होकर के आया तो अगले साल ही मैं दर्शन शास्त्र विभाग का सचिव चुन लिया गया। शिव कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष, मैं सचिव और प्रोफेसर शिवशंकर रॉय संरक्षक। मुझे कहा सौंपा गया कि मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर को, कुलपति को, दर्शन शास्त्र विभाग की जो परिषद है उसके अध्यक्ष की आमंत्रित करूं। मैं गया उनके कक्ष में शाम को 6 बजे। नीम अंधेरा, एक टिमटमाता बल्ब जल रहा था और डॉक्टर गोवालकर और डॉक्टर भट्टाचार्य उनके साथ थे। पंखा बड़ा मरियल सा, गर्मी हो रही थी। हरि सिंह गौर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उस रुमाल के साथ में एक छेद वाला पैसा, आपको याद होगा, आप तो बैंक के अधिकारी रहे हैं, सीधा पैसा कहता तांबे का। अंग्रेजों ने तांबा बचाने के लिए छेद वाले पैसे की कल्पना की थी, नीचे गिर गया। शाम हो रही थी, लोग घर जाना चाहते थे, पर हरि सिंह गौर उस छेद वाले पैसे को ढूंढने में तल्लीन हो गए। केवल क्लास उल्टाए जा रहे हैं, पर्दे हिलाए जा रहे हैं, दरी उठाई जा रही है, नहीं मिल रहा वो छेद वाला पैसा। गोवालकर साहब ने एक चतुराई की, अपनी जेब से पर्स निकाला और एक पैसा टपका दिया वहां।
Sir, here it is. Here I found it. Here it is. No, gentlemen, this is not mine. Mine was a bit older one. ज़्यादा घिसा हुआ था. तो सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हरि सिंह गौर ने एक जमनी जोड़कर की है. उनके मन में जो त्रास था, पिछड़ेपन को लेकर के जो दुख था सागर के, वो जीवन में भूल नहीं पाए. वो शनिचरी टोरी का वो घर, माँ का वो चक्की पीसना देखा मैंने. सिगड़े लगे हुए, पैंट पहनना, सीढ़ी लगी हुई, वो शर्ट पहनना. कैसा भाई चांसलर है? लगता है कि नहीं. महानता महान उपार्जन से नहीं होती, महानता बहुत छोटे उपार्जनों से होती है. हरि सिंह गौर का वो चित्र, दिस इज नॉट माइंड, माइंड वाज ओल्डर वन. उन्हीं को लगा कि मैं जो दान दे रहा हूँ सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, अगर एक पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा. एक दमड़ी का मर्ज था. और आज सागर जो भी है उसकी नींव में हरि सिंह गौर का त्याग है, बलिदान है. नहीं तो इसको तो बुरी भाइयों का शहर कहते थे, जाने वालों का शहर कहते थे. मुझको याद है 48 में जब मैं यहाँ आया था तो सागर क्या था, एक कस्बा पिछड़ा हुआ. आज जो है वो हरि सिंह गौर की दूरदृष्टि का परिणाम है. मैंने संत में लिखा हरि सिंह गौर को, दमनी दमनी माया जी गायब गया था संस्मरण. यहाँ हरि सिंह गौर कहते थे, आप जो कमाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है. आप जो बैंक के अधिकारी रह चुके हैं, आप जो बताते हैं वो महत्वपूर्ण है. मेरे मित्र हैं, बहुत बचपन का गरीबी पीता, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, कुलपति हो गए. उनका एक लड़का नक्सलियों के से साठगांठ का आरोप में जेल में है. लड़की उनकी एक, उसने कहा पापा शादी कर ली. बेटा शादी कर लो तो मैं कोई खर्च नहीं करूँगा. तुम कमाते कितनी हो भाई? न बेटी की चिंता तुमको है, न बेटी को भविष्य की चिंता है, क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत कंगाली में बीता. इसलिए तो अपने बैंक बैलेंस को उस कंगाली के खिलाफ खड़ा कर देते हो तुम. हरि सिंह गौर ने भी यही किया होता तो आज में कोई नाम लेवा नहीं होता. संसार में बहुत है धनपति, बहुत है कुबेर, कुबेरों की याद नहीं करता संसार. याद करता है उनकी जिन्होंने अपना धन, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य जनता के हित में लगा दिया. मैंने अपने संस्मरण में लिखा है, सागर विश्वविद्यालय में 3 प्रकार के कुलपति आए. एक थे कर्मयोगी हरि सिंह गौर. मंच पर खड़े हो जाए, ऐसा लगता है जैसे बादल कर रहे हो, जैसे कि सिंह गर्जना कर रहा हो. मैंने बताया आपको कि सिगड़ी लगी हुई कमीज और सिगड़ा लगा हुआ पैंट, वो कर्मयोगी थे. दूसरे कुलपति आए डॉक्टर रामसर त्रिपाठी इलाहाबाद से, वो ज्ञान योगी थे. मुझे याद है एक लड़का था बॉटनी में, MSc में, भाटिया, 1 नंबर से उसका फर्स्ट क्लास रह लिया था. हम लोग गए, 1 नंबर और दे दीजिए भाई, ग्रेस फर्स्ट क्लास मिल जाएगा. बोले
that won't be grace, that will be disgrace. अगर फंसना चाहिए और थोड़ी मेहनत करो, वो ज्ञान योगी थे, ज्ञान मार्गी, और जी मिश्रा भक्ति मार्गी थे। मेरी शरण में आ जाओ, सब क्षमा है, सब मिलेगा तुमको। आत्मा की आवाज की बात द्वारकाधीश मिश्र ने ही कही थी, और आत्मा की आवाज के नाम पर जो कुछ किया इंदिरा जी ने, मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति का सबसे कलंकपूर्ण दिन था वो। तुमने एक निर्णय लिया है भाई सोच समझ करके, अब आत्मा की आवाज कहाँ से आ गई? आत्मा की आवाज आ गई तो कल फिर आत्मा की आवाज आएगी, क्योंकि होगा दर्शन में आत्मा आजागमन होती है, पर यहाँ राजनीति में दर्शन जो है प्रतिक्षण वेश बदल रही है। मैं समझता हूँ सागर विश्वविद्यालय का ह्रास तभी से हुआ। राजनीति वाले उनका मूल्यांकन जिस रूप में भी करें, पर एक साहित्य निर्माता के रूप में, साहित्य का अध्येता के रूप में मेरा आकलन के बारे में ये है। हरिशंकर परसाई जी, गजानन माधव मुक्तिबोध और राजेंद्र यादव जी आपके बहुत करीबी रहे हैं। तो परसाई जी और मुक्तिबोध से संबंधित कुछ बातें संस्मरण के रूप में आपसे मैंने जानना चाहिए। परसाई जी के साथ मैं रहा जोधपुर में, जब नया प्रांत बना तो नागपुर से हम लोगों का स्थानांतरण जोधपुर हुआ। जोधपुर जो मेरे मित्र थे हनुमान प्रसाद वर्मा, वो परसाई जी के बड़े अभिन्न मित्र थे। वही परसाई जी का मित्र बन गया, पड़ोस में रहने लगा। बहुत पढ़ने वाले, बहुत गरीबी की जिंदगी है परसाई ने, पर कभी हार नहीं मानी, न कभी से पराभूत हुए। वो एक शब्द चलता है, बुंदेली समझते हैं ना? बुंदेली ही है। बी अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है और सास कह रही है काय बिन्ना, ये क्या कर दो तुमने। खीर में शक्कर ज्यादा हो गई है तो कह रही काय बिन्ना। कोई इतने जाओ दी, कोई उतरे जाओ दी, नोनी दुलैया को समझाओ दी, खीर में दे दो ही को पखार, को ठीक जाओ। ये बी निकालना, और जो अनुपातहीनता है चीज की उसको उजागर करना, ये भी निकालना है। परसाई जी सामाजिक मूल्यों में जो अनुपातहीनता थी उसको व्यक्त करते हैं, वो भी निकालते हैं। व्यंग का अर्थ ही है कि अनुपातहीनता को उजागर करना। हमारा समाज जो है परंपरावादी समाज है, जो चल रहा है। अरे को कह रहा हो यार, चलन तो दो। परिवर्तन को हम आसानी से स्वीकार नहीं करते, नए मूल्यों को हम स्वीकार नहीं करते। समुद्र पार करना हमारे निषेध तो बहुत निषिद्ध रहा है। परसाई जब यहाँ आए सागर मुक्तिबोध पीठ पर, तो मैं उनको लेने गया था।
मैं उनको लेकर के आया महाराम सोजन मेरी सोजन के साथ में। मैंने पुस्तक भी लिखी है उन पर, तुम्हारा परसाई, पहली पुस्तक है वो परसाई पर हिंदी में। मुझको तो कुछ बात का है कि परसाई के जो बहुत निकटवर्ती लोग हैं जबलपुर में, वो क्यों नहीं लिखते भाई? वो लिखो तुम ना, क्यों नहीं लिखते? कहते हैं श्याम मिश्र वहाँ हैं एक, उनके पास परसाई जी को जो पत्र मिले हैं विभिन्न साहित्यकारों से, वो एक पेटी भर में पत्र हैं, पता नहीं क्यों दबा बैठे हुए हैं। वो अपना सच समय रहते कह देना चाहिए। जो सत्य को छुपाता है वो समाज के साथ अन्याय करता है। फिर जब मैं पहुंचा पहली पोस्टिंग पर नागपुर, ज्वाइन कर लिया विज्ञान महाविद्यालय में। शिव कुमार जी मेरे अपने मित्र थे, उनके मित्र से जीवन यादव विद्रोही और मुक्तिबोध से ही मिल लेता हूँ। 15 जून 1956 मैं गया तो मेरे प्रिंसिपल ने नया विद्यार्थी निकला था, चप्पलें पजामा कुर्ता। नो माय बॉय, दिस वॉन्ट वर्क हियर। यहाँ सेक्रेटरियों के और धन्ना सेठों के बच्चे पढ़ने आते हैं। यू विल बी वेरी इंफीरियर, कम इन प्रॉपर ड्रेस। प्रॉपर ड्रेस का मतलब होता है उस समय सूट बूट टाई। अच्छा तनख्वाह नहीं मिली जल्दी। बुलाया उन्होंने वर्मा जी को, सीनियर प्रोफेसर अंग्रेजी के, जाओ और मेरे खाते से नागपुर कोरियर के यहाँ से जो सूट का कपड़ा खरीदवा दो उनको, और जाओ और वहीं जो नागपुर टेलर सर्च का डाल दो। 30 जून के पहले मिल जाना चाहिए। मैं गया मिलने के लिए 30 जून को। विद्रोही वहीं में कहते थे कि नागपुर में 2 ही प्रकार की गर्मी पड़ती हैं, गर्मी और बहुत गर्मी। उस गर्मी में सूट बूट टाई बाई, और टाई बाई जानते हो इस मौसम में। मैंने किस्सा सुनाया प्रिंसिपल का, उनके खाते से ये सूट सिला है, अभी इसके पैसे नहीं दिए गए हैं, दर्जी के पैसे नहीं दिए गए। बोले क्या ऐसा प्रिंसिपल ही होता है? मैंने कहा, उसने कहा कि यू विल बी वेरी इंफीरियर। पार्टनर, प्रिंसिपल के पैसे जरूर चुका देना, नहीं तो उसकी श्रद्धा उठ जाएगी आदमी पर से। फिर तो मुलाकात उनसे, उनके मित्रों से, एक पीढ़ी अलग थी। वो जीवन मूल्यों में समर्पित, बेईमानी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, गरीबी पे रोना नहीं रोएंगे तो नहीं रोएंगे। गरीबी को उन्होंने गर्बीली बना दिया, गरीबी। ये क्या होता है भाई? है हमारे पास जो नहीं है। ये हम पर टिप्पणी नहीं है, हमारे समाज पर टिप्पणी है जिसमें असमानता बहुत है। इसमें श्रम का ठीक मूल्यांकन नहीं होता। उन पर ये पुस्तक लिखी मैंने, महाबली मुक्ति बोर्ड, जुम्मा देंगे सीढ़ियों पर। वो बताऊं प्रधान साहब,
उस पुस्तक की इतनी समीक्षाएं हुई, इतनी समीक्षा, 60-62 समीक्षाएं हैं पुस्तक की। हाँ ठीक है, हो गया। या वो भी लिखा है कि हमने समाज से लिया बहुत ज़्यादा, दिया बहुत कम। पर मैं घर से कह सकता हूँ, मैंने समाज से जितना लिया उससे ज़्यादा चौंका दिया उसको। मेरे मन में कोई अफसोस नहीं कि मैंने समाज ज़्यादा लिया। मेरी पत्नी शिकायत करती हैं कि तुम जब देखो तुम काम में भरे हुए हो, हॉस्टल भी संभाल रहे हो, तो आप फिर बोर्ड भी संभाल रहे हो, और कमेटी भी संभाल रहे हो। डिपार्टमेंट गए 10:30 बजे, तो 4:30 के पहले आओगे नहीं। बाकी लोग भी तो हैं भाई, 12 बजे जाते हैं, 2 बजे चले आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। जिस बात का पैसा मुझे मिलता है उसे मुझे चुकाना चाहिए। मुझे कोई अफसोस नहीं अपने जीवन से, क्योंकि जीवन मेरा चुना हुआ है, मैंने उसकी कीमत चुकाई है। इसीलिए आज तक प्रधान साहब जीवन में कोई मुझे परास्त नहीं कर सका। मैं कभी परास्त नहीं हुआ। वो बड़बोलापन नहीं है मेरा, हकीकत सही है। मुझे याद है बचपन की घटना, पिताजी इंस्पेक्टर स्कूल से चौथी का रिजल्ट बन रहा था, पिताजी बना रहे थे। कमरे में रजिस्टर फैला हुआ था, कलम दवा, खबर आई कि बगल में एक लड़के की उल्टी हो गई है। पिताजी बहुत अच्छे हुए थे, कमरे में से खुला छोड़ कर के चले गए वो दवा देने के लिए। ले गया, मुझे हिंदी में 50 में से 30 नंबर मिले हुए थे। मैंने चतुराई की, 30 के 0 को 8 बना दिया, उस 0 के ऊपर एक घुंडियों लगा दी, 38। जब ये मैंने देखा कि मैं टॉप कर रहा हूँ, उनको याद था तुमने किया, झूठ बोल नहीं सकता। हाथ खोलो, ऐसे नहीं, ऐसे। स्केल से उन्होंने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। माँ चिल्लाई, क्यों मोरा को मार डालो का? तुम्हारी ईमानदारी तो जान ले ले है। बोले नहीं, अगर टॉप करना है तो मेहनत करना चाहिए, इसको बेईमानी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा गांधी की जीवन में जो अर्जित करूंगा अपने बुद्धि बल से करूंगा, बेईमानी से नहीं करूंगा। यहाँ बहुत मौके आए, पर मुझे बराबर वो उंगलियाँ, और अभी मुझे याद आता है कि जनपदीय बोलियों पे भी आपने बहुत काम किया है। किया। और मैं छत्तीसगढ़ी भाषा कोर्स पुस्तक मिली दांतों में से है। जी जी। और बुंदेली पे भी इसलिए के लगभग 10 अंक आपने निकाल के, और संस्कृति पे एक शोध परक पत्रिका प्रस्तुत की। बुंदेली बोली में लेखन का क्या भविष्य है, आपको क्या लगता है? देखिए सच बात तो ये है, कोई भविष्य नहीं है। या तो आप ये मत कहिए कि हिंदी संसार की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में है, या कहते हैं तो आप बुंदेली को अलग नहीं कर सकते। नामवर जी से मैंने कहा कि ये क्या है साहब, आप कहते हैं भोजपुरी स्वतंत्र बोली है, उसे 8वीं सूची में स्थान मिलना चाहिए संविधान में। इसका अर्थ है कि जो आप लिखते रहे हिंदी में, तो आपकी मातृभाषा में नहीं है, तो उसका अनुवाद होना चाहिए भोजपुरी में। अरे बोलिए, अरे चलता है। मैंने कहा नहीं, आप बहुत प्रतिष्ठित समीक्षक हैं,
आपकी बात का वजन है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए आपको। कैलाश मड़वैया से वो बुंदेली का झंडा लिए हुए घूम रहे थे। बुंदेली स्वतंत्र भाषा है। मैं भारत हरिश्चंद्र हूँ बुंदेली का। मैंने कहा नहीं भाई, हिंदी का अहित कर रहे हो तुम। हिंदी एक संघात्मक भाषा है। बुंदेली और बघेली और छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी और निमाड़ी मिल करके हिंदी बनती हैं। भारत को बांट दो महाराष्ट्र और बंगाल और पंजाब में तो बहुत कमजोर हो जाएगा भारत। तो मुझे लगा कि हाँ, जब मैंने इसलिए निकालनी शुरू की तब बड़ी हंसी उठी मेरी। अरे साहब, हिंदी का प्रोफेसर टाई बांधता है और बुंदेली में पत्रिका निकाल रहा है। वो पत्रिका मेरी पूरे संसार में फैली और जब गणना हुई तो विश्व की 100 पत्रिकाओं में एक पत्रिका की इसीलिए मानी गई। और मेरे शोधशास्त्र ललित लाल और डालीलाल दमोह के गए हुए थे अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे पर। देखा उन्होंने कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में तीसरी भी रखी हुई है और लक्ष्मण चौहान के नाटक प्रतिबंधित कर लिए गए थे सुबह के पत्र के। मैंने वो नाटक छापे इसी में, वो अंक वहाँ सुरक्षित रहेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है, इसी कहीं उपलब्ध नहीं है यहाँ। इसलिए निकल रही है पर मुझको उसके अंक नहीं मिलते। मैंने ना मिले पर पिताजी को आप भूल नहीं सकते, पिताजी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। और उनका नाम भले न लें पर पिता पिता रहेगा। जब तक इसी निकलेगी तब तक मैं रहूँगा। एक सज्जन है यहाँ, उनका आग्रह है पद्माकर के बाद उनको कोई माना जाए। अरे भाई, तुमने कविता की एक लाइन नहीं लिखी। शिव कुमार को नहीं मान रहे हैं, अशोक वाजपेयी को नहीं मान रहे हैं, गौरव जोशी को नहीं मान रहे हैं, तुम्हें कहाँ से मान लें? बुरा माने बैठे हैं वो। भाई अपनी लकीर बड़ी करो ना। बुंदेली मेरी माँ है, छत्तीसगढ़ी मेरी दाई है। आप रह चुके हम तो दाई समझते हैं। माँ तो मेरी ये है पर मैंने जिसका स्तनपान किया है वो छत्तीसगढ़ी है। दाई में और माई में यही अंतर होता है। जो जन्म देती है वो माँ है और जो स्तनपान कराती है वो दाई है। वो लेकिन मैं सोचता हूँ, देखिए ना, हम लोग क्या है, मेहनत नहीं करना चाहते। डोका और डोकी छत्तीसगढ़ी में है, बुंदेली में नहीं है। तो बुंदेली में डोकरा और डोकरी है, डोकरा और डोकरी है। छत्तीसगढ़ी का प्रत्यय है हर, बिन्ना हरे आई हंसी, बुंदेली में भी है। इसकी ओर ध्यान नहीं जाता हमारा। भारतीय भाषाओं की, भारतीय बोलियों की, उसने कहानी में जब लहना सिंह आता है तो कहता है कि लाड़ी होरा ने एक बात कही थी, उनसे कह देना कि मैंने बात पूरी कर दी। लाड़ी होरा, हर हिटलर, हर हिमलर, तो हम लोग पल्लवग्राही ज्ञान के भूखे हैं। जो टपका है पेट से वो झोली में भरो, चलो भैया मेहनत नहीं करो। मैंने यहाँ हिंदी के पाठ्यक्रम में उर्दू लगाई, इकबाल को, लोग क्या करते हैं, मैंने क्यों भैया मैथिली
विद्यापति की हिंदी पाठ्यक्रम में है, राजस्थानी मीरा की हिंदी पाठ्यक्रम में है, अवधी तुलसी की हिंदी पाठ्यक्रम में है, सूर की ब्रज हिंदी पाठ्यक्रम में है, तो उर्दू क्यों नहीं रहेगी? उर्दू ज़्यादा नहीं कटे हिंदी के। जब मैंने नजीर अकबराबादी को पाठ्यक्रम में स्थान दिया, अरे साहब कमाल, एक प्यासी को लाते लाते घूम रहे हो। इंदिरा गांधी का राज्य था। मैंने कहा मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और कहूँगा फलां साहब जो हैं ये उर्दू के विरोधी है, इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अरे ये क्या करते हैं आप? और जब तो निकाल दिया गया, तो इकबाल हो, गालिब हो, मीर हो, वाल्मीकि, तुलसी, कालिदास और गालिब। गालिब को अब निकाल ही सकते हैं आप, तो हमारा कवि है वो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस उम्र में भी इतना सक्रिय हैं और हमें समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। नहीं, आपको कष्ट हुआ? बहुत कुछ सीखना बाकी है आप जैसे गुरुजनों से। लग रहा है कि आपने तो बहुत पढ़ा है मुझको, तो बड़ी गंभीर बातें जो मैंने कही अपने लेखन में बरूने भी पढ़ी हैं। और ऐसी औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा आपसे हुई और